और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल तुरंत मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार और मैं हूं अजितेश मिश्रा। खबर हरियाणा की शुरुआत करते हैं पृथला से। पृथला में एक ओर जहां फूलों की खेती किसानों के लिए मुनाफे का धंधा साबित हो रही है, तो वहीं फूलों की मांग बढ़ने से इसके बेचने के कारोबार से जुड़े लोग भी इसे काफी लाभकारी मान रहे हैं। विवाह शादी का सीजन होने के कारण फूलों की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई है और इस कारोबार से जुड़े लोग मोटा मुनाफा कमाकर खुश हैं। फूलों की खेती कर रहे लोगों ने बताया कि कई बार तो फूलों की मांग इतनी बढ़ जाती है कि बाहर से भी फूल मंगाने पड़ते हैं। फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए खेती करने वालों ने भी फूलों की तरह तरह की किस्म को पैदा करना शुरू कर दिया है। आज क्या नाम आपका? गणेश कुमार नाम है। तो दिनेश जी, जो आपकी फूलों की दुकान, तो कौन कौन सी वैरायटी के फूल हैं और उनके क्या रेट है? इनकी गुलाब की बंडल है, इन्हें 700-800 रुपये बंडल आते हैं और इनकी कीमत एक गुलाब की 10 रुपये है। इन्हें हमें गाड़ी पे सजाते हैं अच्छी तरह से, हमारे अच्छे पैसे भी लागत निकलते हैं। हमारे पास सभी तरह के फूल हैं, गुलाब है, डिलाइट है, चमेली है, गेंदा है, हर एक चीज़ है। इनकी सभी की रेट अलग अलग है। इन डिलाइट है वो 50 रुपये की बंडल है, इन्हें एक पीस 5 रुपये की है। जैसे कि गाड़ी में सजाते हैं, बुक्का वगैरह सारे डेकोरेशन वगैरह सब सजाते हैं उसी से, और वो हमारी अच्छे काम होते हैं सजाने का, यही काम है जी। तो शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो कैसी बिक्री हो रही है? बहुत अच्छे हो रहे हैं जी, हमारे तो यहाँ बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं। ये हमारे 3 तारीख की शायद है, बहुत अच्छे से गए हैं। कई गाड़ी हमने सजाए हैं बहुत अच्छे तरह से, जिनमें हमारी लागत भी इनकम भी अच्छे हैं, सब तरह से सही है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू। तो सोनू जी, जो आप यहाँ पर फूलों की दुकान पर किस लिए आए हैं? मैं अपनी गाड़ी सजवाने के लिए आया हूँ और हमारे घर में हमारे सदस्य में एक शादी है और मैं अपनी गाड़ी को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजवा के ले जाऊँगा, क्योंकि ये गाड़ी अलग लगेगी और फूलों की शोभा बढ़ाएगी गाड़ी। और बस यही बात है। दूल्हे की है, दोबारा बोल रहे हैं? गाड़ी दूल्हे की है और अलग से दिखती है, फूलों से सजी हुई गाड़ी अच्छी लगती है और फूलों के महत्व बहुत हैं। विभिन्न प्रकार के फूलों को सजवाने से अच्छी लगती है गाड़ी। और अगली खबर का रुख करते हैं। पलवल ओएमएक्स सिटी में देर रात अचानक 30 साल के सिक्योरिटी गार्ड का दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मृतक के साथी और परिजन अस्पताल पहुंच गए और मामले की सूचना को पुलिस को दे दिया गया, जिस पर पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पलवल सिविल अस्पताल में मृतक के चाचा धर्मपाल ने बताया कि उनका भतीजा दिनेश कुमार पलवल असावटा मोड़ स्थित ओएमएक्स में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करता था। प्रतिदिन की तरह ही लगातार वो बीती रात में अपनी ड्यूटी पर गया था और देर रात उसके साथियों ने उन्हें सूचना दी कि दिनेश की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और दर्द जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम धर्मपाल है। दिनेश जी की मौत हुई कैसे, क्या मामला? ये मेरे भतीजे हैं और ये ड्यूटी पे गए थे शाम को, हम भी ड्यूटी पे गए थे और वहाँ पे जाके उनको रात को दर्द बना है, तो वहाँ से उनका स्टाफ लेके गया भी है हॉस्पिटल। कुछ नहीं। कहाँ ड्यूटी करते थे? ओएमएक्स सिटी। किस पद में थे? ये सिक्योरिटी गार्ड। अटोहा का रहने वाला है और ओएमएक्स सिटी में होम का सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। आज सुबह 5:30 बजे इसको दिल का दौरा पड़ा है, जो इसके साथियों ने इसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया है
हॉस्पिटल में इसको डेड घोषित किया है, जिसकी कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई जा रही है। वहीं प्रदेश की सरकार लोगों को सही समय पर न्याय दिलाने की बात तो कर रही है, लेकिन महेंद्रगढ़ के गांव खायरा के लोग अपनी विवाहिता पुत्री की मौत के आरोपियों की गिरफ्तारी करवाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। जी हमारी लड़की थी, वो बेरी भी आई थी और बेरी इन्होंने उसका मर्डर कर दिया। पीछे से इन्होंने मृत घोषित लिया यहाँ लेट हुए डॉक्टर को जब मर गई, जब यहाँ बेरी से लिया है। इनसे जो हम पूछा अब ये इसका क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास शब्द नहीं मिला इसलिए हम लेट हो गए। और उसके बाद हम यहाँ आकर कहे उसका दोबारा गांव में गए, जो गांव वाले ने बोले भाई इसको तो मारी गई। हमने सारी इसकी तस्दीक की। उसके बाद हम 2-3 बार SHO साहब के साथ, 2-3 बार DSP साहब के साथ, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने पूरा गांव आया है, आज पूरा खायरा गांव आया, लेकिन किसी कार्रवाई आसपास बिस टालने की कोशिश कर रहे हैं। बिसरा की रिपोर्ट आएगी, जब जिसकी लड़की 302 हो जाते हैं तो बिसरा की रिपोर्ट में थोड़ी होगा। अगर अब भी जो कुछ नहीं हुआ तो फिर हम मजबूरन कोई ऐसा कदम उठाएंगे। सोमवार तक जो आश्वासन दिया है, सोमवार तक नहीं हुआ तो फिर हम कोई या तो रोड जाम या हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल भी पुलिस हमारी कोई मान नहीं रही। पूरा गांव खड़ा है, लड़के का दादा बुजुर्ग है, एक आतंक परेशान हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पूरे सिर्फ टालने की कोशिश कर रही है, भाई आप हम ये करेंगे। जब जो 302 का मुकदमा होता है तो उसका ये थोड़ी देर तक बिसरा की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद 302 को गिरफ्तारी का कर नहीं रही। या तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, ये कार्रवाई नहीं हो रही। 17 तारीख को यहाँ से खायरा से बेरी गई थी। 18 तारीख को रिपोर्ट मिली कि आपकी लड़की कुछ खा लिया है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वो मरी हुई गई, वहां से लेकर के आए थे। 18 अगले दिन हमने मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी DSP साहब से मिले, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि बिसरा की रिपोर्ट आ जाती है तब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी और तब तक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज? 5 लोगों के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई। तो अब आपका क्या कार्यक्रम? अभी आज पूरा गांव आया, हमारा खायरा गांव। अभी इन्होंने बोला कि सोमवार तक हम कुछ कर रहे हैं, अगर सोमवार तक नहीं करेंगे तो कोई ना कोई कदम उठाएंगे जिसका प्रशासन ही जवाबदार होगा। आया था मैंने दोनों पक्षों की तस्दीक के लिए, दोनों पक्ष आए थे, लेकिन उसमें आरोपी पक्ष में ना तो बाप है ना बेटा है। उनकी तरफ से गांव के कुछ आए हुए थे। तो इसमें जो लड़की मरी उसका जो विसरा है, विसरा रिपोर्ट गया हुआ है केमिकल एग्जामिनर के लिए, क्योंकि पॉइजनिंग था उसमें। वो रिपोर्ट आने के बाद जैसी भी होगी कार्रवाई शुरू करेंगे। मुकदमा इस संदर्भ में दर्ज है और तस्दीक के लिए दोनों पक्षों को बुलाए थे। सच्चाई क्या है, क्या दहेज मौत है या क्या किसी लड़ाई झगड़े के कारण है, या खुद लिया है या दिया गया, उसकी तस्दीक करेंगे। लेकिन उसमें जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम के दौरान उसका विसरा जो रिपोर्ट लिया था वो भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखो किस तरह का है, 2 तरह के पॉइजन है। कुछ पॉइजन आदमी ले सकता है, कुछ आदमी खा सकता है, कुछ दिया जा सकता है, जैसा भी होगा वो डॉक्टर से लिखवा लिया जाएगा, उसका कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुरुक्षेत्र में राष्ट्रवादी युवा वाहिनी की बैनर तले काफी संख्या में युवा आरक्षण विरोधी नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। युवाओं ने आरक्षण की शव यात्रा निकालते हुए जातिगत आरक्षण खत्म करने की मांग की। युवकों ने सड़कों पर उतरकर पुतला फूंका। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण को लागू करना है तो उसका आधार जातिगत की बजाय आर्थिक करने की उन्होंने मांग की है। जो पिछले काफी समय से जातिगत आरक्षण की बात उठ रही है, उसका हम राष्ट्रवादी युवा वाहिनी में विरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जातीय आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए की गई थी
क्योंकि उस समय समाज के कुछ वर्ग आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी पिछड़े थे। उसके बाद राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और उसके पोषण के लिए आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है देश में। हमारी मांग है कि जातिगत आरक्षण को बंद करके आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया जाए। उसी के विरोध में आज हमने पुतला दहन किया है। इसके बाद हमारे जो अगला कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा, हम केंद्र सरकार को एक मांग पत्र सौंपेंगे राष्ट्रवादी युवा वाहिनी की ओर से। अगर कुछ सकारात्मक उनकी तरफ से जवाब आते हैं तो सही, अन्यथा फिर हम धरने, ज्ञापन और प्रदर्शनों का दौर चलाने में मजबूर हैं। जो आज पुतले का दहन किया गया, किसके पुतले का दहन किया गया? आज जो पुतला दहन हुआ है वो हमने सांकेतिक पुतला दहन किया है आरक्षण के दानव पर। आरक्षण को हमने दानव माना है और उसका सांकेतिक पुतला दहन यहाँ किया गया। आपका परिचय? मैं AK सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा वाहिनी। और अब खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में अपराधी बेकाबू हो चुके हैं। ताजे मामले में अगर हम देखें तो देर रात यमुनानगर ITI के समीप एक चिकन सेंटर में बिल के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जहां कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी और इससे आसपास के दुकानदारों में अगर हम बात करें दहशत का माहौल है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो चिकन सेंटर के मैनेजर और पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 बाइक पर 4 युवक चिकन खाने के लिए आए थे और उसके बाद उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए कुछ सामान भी पैक कराया। इसके बाद युवकों के साथ कहासुनी हुई। उसके बाद वो कहासुनी मारपीट में अगर हम बात करें वो तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी जांच शुरू कर दी है। ऐसे जी, मैं 4 दिन से यहाँ एज ए मैनेजर गले पे बैठता हूँ। मैं अपने गले पे डेली रूटीन की तरह बैठता हूँ। तो अंदर एक पल्सर, एक स्प्लेंडर पे 3 सरदार, एक मोना लड़का अंदर बैठ के खा पी रहे थे। खाते पीते उनकी जो हमारा लड़की सर्विस कर देता है उनके साथ बहस हुई। बहस होने के बाद उनकी आपस में हाथापाई शुरू होगी। हाथापाई करते वो बाहर आ गए। बाहर मैंने काउंटर को ताला लगा के ताकि कोई पैसे पूछना निकाल ले, मैं उनके बीच में छुड़वाने पड़ गया। उन्होंने जी मेरे को भी गाली गोली दी पूरी। और जो मालिक है यहाँ के वो पीछे पड़े, उनके भी कट कुटम लगे हैं जी बीच में छुड़वाने के लिए। और जब उन्होंने लड़के अपने बीच में कोई बड़े नहीं जी डरते तो लड़के को उन्होंने बुरी तरह से मारा। और लंबा सरदार है जी जो पल्सर चला रहा था, उसने हवाई में 2 फायर किए। और वो फिर एक पल्सर जो मोटरसाइकिल थी वो इधर भाग गई और स्प्लेंडर वो इधर भाग गई। स्प्लेंडर का हमने नंबर नोट किया जी। तो आपने फिर पुलिस को कंप्लेंट दिया कि क्या था? हमने उसके बाद जी गांधीनगर चौकी का नंबर, जैसे हम यहाँ चिकन वगैरह खिलाते हैं तो हम सेव रखते हैं अपने फ़ोन में। हमने गांधीनगर चौकी में फ़ोन किया, पुलिस एकदम हमारे मौके पर पहुँच गई। पूरे सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ। ये जैसे सूचना दी है इन्होंने, ये चिकन का काम करते हैं। यहाँ पर 4 लड़के मोटरसाइकिलों पर आए और उन्होंने इनकी दुकान पर बैठ करके चिकन वगैरह खाया। उसके बाद जब पैसे देने की बारी आई, बिल मांगा तो उस पर इनकी हथापाई होगी आपस में और बाहर आकर के सड़क पर उन्होंने हवाई फायर कर दी। इसमें चोट चाट भी लगी हथापाई के दौरान? हथापाई में मामूली चोट है। क्या कार्रवाई की? केस रजिस्टर करके बयान लेके केस रजिस्टर करके कार्रवाई का पता लगा कौन लोग सर, कितने लोग थे? नहीं, अब 4 आदमी पता लग रहा है इनके कहे अनुसार। बाकी जांच कर रहे हैं, और कोई होगा तो वो भी देखा जाएगा। थैंक यू। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ और खबरों का।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जगाधरी पहुंचे अंबाला के बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया से अजय यादव और अनिल विज के बीच चल रही जुबानी के जंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है और जिंदा होने के कारण आजकल कांग्रेस नेता आरोप लगाओ और भागो की नीति अपना रहे हैं। अनिल विज को हिंदुस्तान का बेहतरीन नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि विज ने अपना पूरा जीवन देश को दे दिया है और उनके बारे में इस तरीके की घटिया टिप्पणी करना गलत है। मैंने देखिए 2-3 बार कह लिया, पता नहीं चला कि नहीं, कि रास्ता बोली डूमनी गावा उत्पताल, सूपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। अब जिंदा होने के लिए अब एक नीति बची है बाकी, थूको और भागो, एलिगेशन लगाओ और भागो। अरे अनिल विज हिंदुस्तान का एक इतना बेहतरीन कार्यकर्ता जिसने अपना सारा जीवन देश के लिए दे दिया और उसके बारे में इस प्रकार की घटिया टिप्पणी करना। अरे कैप्टन, तू अपनी 6 टर्म की बात सोच, तू इधर उधर की बात ना कर। पहले ये बता काफिला लूटा क्यों, तेरा सुपड़ा क्यों साफ हुआ वहां पर। देखिए बात किया, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे अजय यादव हो, चाहे अनिल विज हो, चाहे रतन लाल कटारिया हो, एक जो हम जनप्रतिनिधि हैं, एक जो मर्यादित भाषा है राजनीति में वो रहनी चाहिए। कई बार तो मैं भी थोड़ा सा, जब मुझे बौखलाहट सी आती है कांग्रेस पे अटैक करने की, तो मैं भी कई बार पहले बोल रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा देखता हूं क्योंकि वो कहावतें बोल जाता हूं। वहीं दूसरी तरफ नारनौल में आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पिछले दिनों नेपाल में आए भूकंप में घायल हुए लोगों के लिए भारी संख्या में इकट्ठे होकर घर घर और दुकानों पर जाकर पीड़ितों के सहयोग के लिए अपना अभियान चलाए गए अभियान में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना योगदान भी दिया। आरएसएस के कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नेपाल में आए भूकंप में घायल हुए लोगों के लिए भारत हर संभव मदद कर रहा है जिससे नेपाल को फिर से बसाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगली खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल किसानों के गन्ने की पेमेंट ना दिए जाने के कारण अब किसानों के तेवर भी उग्र हो गए हैं। ऐसे में किसानों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वहीं पलवल जिले के गांव मानकोल में आयोजित लड़की की शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया जब बारात की तरफ से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी द्वारा गोली चलाई गई जिसमें 25 साल के युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरीश चंद्र शेर सिंह मानकोल गाँव का है। एक ये है लड़की थी अपने दिनेश की, इसकी लड़की की शादी में दिल्ली से बारात आई थी जिसमें खेत, जो अपने भाषा में बोलते हैं देहाती भाषा में, खेत का नेग हो रहा था। बाहर गोली चली जिससे हरीश नाम के लड़का को लगी जो गुजर गया। कैसे लगी थी गोली? अभी इसकी जांच चल रही है। पूर्णतः जब गिरफ्तार होगा तभी पता लगेगा कि ये गोली किस तरह चली है। घर वालों का किसी पे कोई शक वगैरह कुछ है? नहीं, शक तो नाम दिया है देवी चरण है, एक रिटायर्ड दिल्ली पुलिस से, उसकी गोली थी जो लगी है। तो क्या लाइसेंस ही था? अभी इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक दोषी अरेस्ट ना हो। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया? 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? आगे सबूत जुटा करके दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ तंत्र मंत्र से लोगों को वश में कर लोगों को ब्लैकमेल करने वाला एक तांत्रिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तांत्रिक एक महिला के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करता था और उनसे पैसे भी ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है। और खबर हरियाणा में फिलहाल इतना। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।